Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have revised our previous chapter which are coming in your examination, or we can say unit test. So, in this class, we are going to cover by revising chapter number 3 or changing earth. सो देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा अगर हम बोलें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इजी है, बस एक बार समझ जाएं तो क्वेश्चन एंड आंसर्स यूँ हम कवर अप कर लेंगे। नाउ अर्थ चेंजिंग अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट हम लोग पिछली क्लास में क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ के आए हैं। अब क्रस्ट, मेंटल और कोर जब हम पढ़ रहे थे तो आपकी जो अर्थ है ना उसमें दो तरीके की ताकतों को लगाया जाता है। ताकत मीन्स जो फोर्स होती है वो वाली फोर्स। सो इन फोर्सेस की वजह से आपके अर्थ में चेंजेस आते हैं। आपका टॉपिक क्या है? अर्थ चेंजिंग अर्थ। तो इन दो ताकतों की वजह से आपके अर्थ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और अर्थ के बाहर चेंजेस आ रहे हैं। इनकी वजह से किसी चीज का ओरिजिन होता है। सो जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मींस लैंड सरफेस एरिया के अंदर कोई भी अगर हलचल होती है जिसका असर हमें अंदर और बाहर दोनों जगह देखने को मिले, वो है एंडोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्सेस का असर हमें लैंड सरफेस एरिया के ऊपर देखने को मिलता है। ये है आपका पूरा डायग्राम जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है, फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। अर्थ की मूवमेंट कैसी है? एंडोजेनिक फोर्सेस अचानक आने वाली फोर्सेस है, बता के नहीं आती है, कॉल करके नहीं आती, ना ईमेल करती है, ना व्हाट्सएप करती है, कुछ भी नहीं। ये डायरेक्ट सडन फोर्सेस है, अचानक आ जाती है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सडन फोर्सेस है। दूसरी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें माउंटेन बिल्डिंग है, कॉन्टिनेंट का बनना है, ये सारी कहाँ है? अंदर हुए। कभी भी अर्थक्वेक आपके हवा में नहीं आता है, कभी भी लैंडस्लाइड या वोल्केनो हवा में नहीं एक तरीके से इरप्ट होगा। सो यहाँ बात की जा रही है लैंड सरफेस एरिया के अंदर ये सारी चीजें या फिर ये सारी फोर्सेस काम करती हैं, जिन्हें हम कंपाइल अप करके बोल रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट है आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि लैंड सरफेस एरिया के बाहर होती है। इनका मेन काम क्या है? इरोजन और डिपोजिशन करना। कोई भी पहाड़ है उसका टूट फूट कर गिरना इरोजन कहलाता है। उसे तोड़ता फोड़ता कौन है? रिवर तोड़ रही है, विंड तोड़ रही है, सी वेज ग्लेशियर्स ने तोड़ा और कहीं जाकर डिपॉजिट करेंगी। वो जो जमाव है उसको कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा करेंगी, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स पर आपकी अर्थ चल रही है, एक तरीके से मूव कर रही है, इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का मतलब आपकी जो अर्थ है वो कन्वेंशनली एक जगह से दूसरी जगह इन प्लेट्स के जरिए मूव कर रही है, तो ये आपकी कन्वेंशनल फोर्सेस है। ये पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। अर्थ वोल्केनो हम पढ़ चुके थे। वोल्केनो सडन इरप्शन है जब आपका मैग्मा बाहर आता है लावा बन के। उसके बाद ये आपकी अर्थ की जो मूवमेंट है, अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट भी जाती है, एक दूसरे के आगे से आगे आती भी है और एक दूसरे से इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर भी चली जाती है। तो क्या है? ये मूवमेंट हो गई अर्थ की। वोल्केनो में हम लोगों ने 3 टाइप के वोल्केनो देखे थे। एक्टिव, कभी भी फूट जाते हैं, पता नहीं चलता। डोरमेंट वॉल्केनो हैव नॉट, कई सेंचुरी से वो फूटे नहीं है, इरप्ट नहीं हुए हैं। और एक्सटेंट मतलब पता नहीं है, हजारों साल से उनकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो आगे जाके भी इरप्ट होंगे। उसके बाद हम लोगों ने हवाई आइलैंड का देखा था। अर्थक्वेक भी हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें आपको फोकस एपिसेंटर पे ज्यादा ध्यान देना है, फोकस पर फोकस करना है। मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट की वजह से जब क्या होता है, फॉल्ट आ जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तब हमें क्या पता चलता है? तब अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक सडन वाइब्रेशन है, वायलेंट वाइब्रेशन है, शेकिंग मतलब अर्थ को शेक कर देता है एक तरीके से। तो जहां पर अर्थक्वेक आता है, डायग्राम में देखेंगे नीचे नीचे, उस जगह को हम बोलते हैं फोकस। और जहां पर अर्थ क्वेक आने के बाद सीधे 90 डिग्री पर जो लाइन है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आया और बिल्कुल इसके सीध में ये जगह है, तो ये इसका एपिसेंटर होगा। मतलब सबसे पहले इस जगह को पता चलेगा और उसके बाद फोकस क्या है? जहां से आपका अर्थक्वेक आया था। ये हम लोग कवर अप कर चुके थे हमारे स्टडी पोर्शन के अंदर। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रेक्टर स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिस्मोलॉजी, आप अर्थक्वेक के बिहेवियर को समझते हो, कैसे अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो ट्रैवल करती है। सिस्मोलॉजी जो इनकी स्टडी करते हैं। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक की, भूकंप की गतिविधियों का अध्ययन करता है। रेक्टर स्केल एक पैमाना है, ये रहा एक पैमाना जिसमें हम नापते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा गहरी थी। ये कुछ एग्जाम्पल है भुज के। ये डेट्स आप जरूर याद रखेंगे, भुज में अर्थक्वेक कब आया था, आपकी बुक के अंदर सब बताया गया है। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस में आप डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की बात कर रहे थे। कौन सा डायस्ट्रोपिक फोर्सेस? ये वाला। एंडोजेनिक के बाद जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस है, एंडोजेनिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डायस्ट्रोपिक मतलब बिल्डिंग का बनना, कॉन्टिनेंट का बनना। बिल्डिंग और कॉन्टिनेंट 2 दिन में तो बनेंगे नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 तरीके के यहाँ पर काम होते हैं। वर्टिकल मूवमेंट
चीजें ऊपर उड़ जाती है या नीचे गिर जाती है। कॉन्टिनेंट ऊपर उड़ गए और ओशियंस या फिर बेसिन्स नीचे रह गए, प्लेट्यू ऊपर उड़ गए, तो वर्टिकल मूवमेंट ऊपर उठना और नीचे गिरना ये काम हो रहा है आपके एंडोजेनिक फोर्सेस में। तो अगर ऊपर उठ गए तो कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, नीचे गिर गए तो आपका बेसिन बन जाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल वर्क की, इस तरीके से जो काम हो रहा है, इस तरीके से आपकी रिफ्ट वैली बन रही है, दो चीजों में दरार आ गई, इस तरीके से मूवमेंट हुआ, तो अब क्या है, नीचे खाई बन गई, वो जो खाई है उसे हम रिफ्ट वैली बोलेंगे। इस तरीके से काम करती है, दबाव प्रेशर भी डालती है, जिन्हें हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जैसे स्पॉन्ज है कोई, या फिर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं इस तरीके से दबाऊंगी तो इसमें फोल्ड पड़ गया, दबाव पड़ गया, वैसे ये इतना हल्का है कि इसको छोड़ने पे ही दबाव पड़ जाएगा इस पे। तो कोई टाइट सी चीज है, उसको मैंने प्रेशर लगाया तो वो क्या है, फोल्ड होती जाएगी इस तरीके से। अब इससे ज्यादा हाथ तो फोल्ड नहीं हो सकता। तो माउंटेन्स पर भी फोल्ड, जो दो प्रेशर काम कर रही है, एक दूसरे के आमने सामने काम करते हैं, जिस वजह से प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। तो क्या है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में वर्टिकली भी बनते हैं कॉन्टिनेंट्स, और आपकी माउंटेन बिल्डिंग किसकी वजह से हो रही है, हॉरिजॉन्टल वर्क की वजह से हो रही है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम लोग देखते हैं किसके काम देखेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस में सबसे पहले वेदरिंग देखेंगे, येलो कलर पोर्शन में। वेदरिंग का मतलब है पत्थरों का टूटना, टेम्परेचर के हाई और लो होने से, केमिकल चेंजेस आने की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, इरोजन। इरोजन क्या कहता है, वियरिंग डाउन, ब्लू कलर पोर्शन। इरोजिंग इज द वियरिंग डाउन एंड कैरिंग अवे द रॉक बाय एक्शन। या तो बहता हुआ पानी उसको कहीं ले जाता है, या तो हवा उड़ा के कहीं ले जाती है, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो कहीं ले जाके जमा कर देगी, उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन पता होने चाहिए। ये एक रिवर का फुल कोर्स है। सबसे पहले तो हमने देखा था वर्क ऑफ अ रिवर, उसके बाद वर्क ऑफ आइस देखा था, उसके बाद हम लोगों ने सी वेव्स देखा था, उसके बाद विंड देखा था, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया था। सो वर्क ऑफ आइस, सॉरी वर्क ऑफ अ रिवर में हमने पूरी रिवर की जिंदगी देख ली, लाइफ उसका स्पैन देख लिया। माउंटेन से ये निकली, उसके बाद आपके सोर्स जोन से निकलती, फिर ट्रांजिशन जोन में फ्लड प्लेन एरिया में आती है, और फिर डेल्टा बनाती हुई ये वाटर सरफेस एरिया में गिर जाती है। जैसे अरेबियन सी की बात करूं, या बे ऑफ बंगाल, या किसी भी वाटर सरफेस एरिया की मैं बात करूं, क्या बना रही है, वी शेप वैली बना रही है, खाइयों को और गहरा करती जा रही है, जिससे वी शेप वैली बन रही है। रैपिड्स बनाती है, वाटरफॉल बना रही है, उसके बाद मियंडरिंग शेप में बहती है। मियंडरिंग शेप से अगर कोई एरिया अलग हो जाए तो वो ऑक्सबो लेक बन जाता है। ये फॉर्मेशन हम बता चुके हैं कि ऑक्सबो लेक कैसे बनता है। डिवीज बना रही है, डेल्टा बना रही है, बड़े बड़े डेल्टा बना रही है। वी ऑल हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। उसके बाद वर्क ऑफ आइस, आइस की वजह से यू शेप वैली बनती है। ये याद रखेंगे, वी शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय द वर्क ऑफ विंड एंड यू शेप वैली इज formed by the work of ice. ओके, सर्क बनाती है। सर्क मतलब आपको ये सर्क दिखेगा, बीच में ऐसी एक ऐसी जगह जहाँ पर आप वाटर सोर्स आपको मिल सकता है। ग्लेशियर मोरेन्स बनाती है, डिपोजिशन है ग्लेशियर मोरेन्स। उसके बाद ये रहे आपके ग्लेशियर मोरेन्स। उसके बाद सी वेव्स का काम देखा था। सी वेव्स नेचुरल आर्क आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर। तो जो वेव्स है ना, उन्होंने क्या किया, पत्थर को मारती गई मारती गई मारती गई, मारते इनकी वजह से जो हल्के रॉक पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते गए, और एक आर्क जैसी फॉर्मेशन हो गई, जो कि किसकी वजह से हुई है, सी वेव्स के टकराने की वजह से हुई है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसने इन दोनों जगह को जोड़ दिया है, कभी वो भी टूट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैक्स। ये हम लोगों ने कवर अप कर चुके थे पिछले क्लास के अंदर। अब विंड का काम अगर देखें, मशरूम रॉक बना रही है आपकी विंड, जिन्हें हुडूज भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी विंड क्या बनाती है, आपकी विंड बनाती है इस तरीके से सैंड ड्यून्स, जिन्हें हम रेत के धोरे भी बोलते हैं। सो ये क्या है, आपके विंड के काम है। उसके बाद हमारी सी वेव्स के, ग्लेशियर्स के और रिवर्स के काम हम लोगों ने देखे। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आती है। एक बार वापस से मैं ऊपर उस टेबल की तरफ जाना चाहूंगी। आप एक्सोजेनिक राइट हैंड साइड में देखोगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन टूटा और डिपोजिशन कहीं जाके जमा हो गया। इरोजन लेके भी जाता है, हवा लेके जा रही है, पानी लेके जा रहा है, आइस लेके जा रही है, और डिपोजिशन करके वो जमा कर देती है। सो वी हैव डन द वर्क ऑफ रिवर, वी हैव डन द वर्क ऑफ विंड, एंड वी हैव आल्सो डन द वर्क ऑफ सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। सो अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि किस किस वजह से, किसके वर्क की वजह से किस शेप की फॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल में सैंड ड्यून्स दे सकती हूँ। सैंड ड्यून्स किसके वर्क की वजह से हो रहा है, तो वर्क ऑफ अ विंड। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल, देन after you are able to understand what we have done in this class. So
एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस से अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनो की 3 टाइप्स देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद सिस्मोलॉजिस्ट एंड सिस्मोग्राफ रिप्लाई स्केल मैंने अच्छे से करने को बोला है। आप लोगों को ये बोला है कि डेट्स याद रखेंगे, भुज में कब भूकंप आया, कौन से एरिया में कब कब भूकंप आया, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू go through thoroughly, and then you are able to give the exams, give the test. बहुत easy लगेगा आपको जब आप पूरे chapters को thoroughly read करके जाएंगे. So I hope you all have understood what we have done in this class. So that's it for today's class. Thank you.